हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ स्मिथ मोरावाला फ्रॉम स्वास्तिक एजुकेशन। तो जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है हेनरीज लॉ। बेसिकली ये हमारे चैप्टर 1 का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से आता है, और इस कंसेप्ट में से हमारे न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चन दोनों के आने के चांसेस क्या रहते हैं, एकदम बराबर रहते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, सबसे पहले क्या है, हम लोग को जो पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड। अब इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो क्या है कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स बेसिकली कोको कोला ले लो, फेंटा ले लो, है ना। आजकल तो फेंटा काफ़ी फेमस भी है, आप लोग को पता ही होगा कि फेंटा क्यों फेमस चल रही है। चलो, तो अगर मैं तुम लोग को कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं, तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग देखें कि उसमें कार्बोनेटेड जो गैस होती है वो डिजॉल्व रहती है। तो हमारे जो शॉपकीपर्स होते हैं या फिर जो मॉल वगैरह में तुम लोग जाते हो, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसको हम लोग कहाँ कैप्ट करके रखते हैं, बेसिकली फ्रीजर के अंदर कैप्ट करके रखते हैं। फ्रीजर के अंदर क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अगर तुम लोग को कोई लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व करनी है, तो हम लोग को टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा कम रखना पड़ेगा। तब जाके जो गैस डिसॉल्व होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा मात्रा में होगी, और वही हम लोग को एक अच्छा सा टेस्ट भी देती है। बेसिकली कार्बोनेटेड गैस होती है वो, है ना। चलो, और दूसरी चीज़ अगर मैं तुम लोग को बताऊं प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर कैसा होता है उस कंटेनर के अंदर या फिर उस बॉटल के अंदर, तो आप लोग ही बताओ कि कैसा प्रेशर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रेशर होता है अंदर से वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इसलिए जब हम उसको ओपन करते हैं तो एक फिस का साउंड आता है। तो बेसिकली हम लोग को इसी बारे में डिस्कस करना है, और फिर आगे मैं तुम लोग को बताऊंगा कि हम लोग हेनरीज लॉ पे कैसे पहुंचेंगे। तो चलो, सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं। क्या लिखेंगे कि डिसॉल्यूशन dissolution of a gas in liquid is always an exothermic process। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब जो डेल्टा एच है वो क्या है, लेस देन जीरो। ये हम लोग ने कहाँ पढ़ा था, ये बच्चों हम लोग ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली, जहाँ पे अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसके लिए जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, बेसिकली लेस देन जीरो होगी। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके लिए डेल्टा एच क्या होता है, लेस देन जीरो। तो अगर मैं तुम लोग को एक इक्वेशन लिखूं, अगर इसी बारे में अगर मैं एक इक्वेशन लिखूं कि हमारे पास एक फ्री गैस है। अब ये फ्री गैस कौन सी है, मतलब जो दिवाली वगैरह में जो फ्री सेल आता है वो वाली फ्री गैस नहीं, नहीं, ये वो वाली गैस है जो अब तक डिसॉल्व नहीं हुई है, ये वो वाली गैस है ना। चलो, तो ये ऑब्वियसली गैस फॉर्म में होगी। यहाँ पे हमारे पास CO2 भी है। बेसिकली CO2 ले लो या फिर कोई गैस ले लो। गैस तो हम लोग ले ली है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, बेसिकली हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक। या फिर हम लोग एक्वस भी कंसिडर कर सकते हैं इसको, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। ये इक्विलिब्रियम होगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, डिसॉल्व्ड डिसॉल्व्ड गैस मिलेगा, जो कि कौन से फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक। अब यहाँ पे जब भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो तुम लोग को पता है कि एक रेट ऑफ फॉरवर्ड होता है और एक क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड होता है, ठीक। और हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो डेल्टा एच है वो क्या है, लेस देन जीरो, ठीक। तो अब यहां से थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को थोड़ा 11th क्लास में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं 11th क्लास की पुरानी यादें बताऊं तुम लोग को, पुरानी यादें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि पुरानी यादों में हम लोग ने 11th क्लास में क्या पढ़ा था, सुन लो एक बार। कि अगर मेरी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बेसिकली डेल्टा एच लेस देन जीरो है, तो अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कैसी जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। और अगर तुम लोग टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन कैसी जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। हाँ या ना, ठीक। और वैसे ही सेम अगर मैं तुम लोग को बताऊं डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक, ओके। और डेल्टा एच लेस देन जीरो को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक, ओके। तो इसके लिए देखो कि अगर कोई एंडोथर्मिक है और उसमें तुम लोग टेम्परेचर ज्यादा करो तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बेसिकली फॉरवर्ड जाएगी। और अगर टेम्परेचर कम करते हो, टेम्परेचर कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बेसिकली बैकवर्ड जाएगी,
है ना। यहाँ पे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों तुम लोग कोई एक याद करो तो दूसरा उसका ठीक उल्टा है ना। जैसे कि तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखो कि एंडोथर्मिक में टेम्परेचर ज्यादा करो तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड, और इसी में ठीक उल्टा हो रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि एंडोथर्मिक याद करो, एंडोथर्मिक याद करना कंपैरेटिवली इजी है। एक्सोथर्मिक इसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो चलो ये तो हमारा डिस्कशन हो गया कुछ पुरानी यादों को लेके जो हम लोग ने 11वीं क्लास में पढ़ा था, तो ये मैंने तुम लोग को रिवाइज करा दिया फटाफट से। ओके चलो, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को डिसॉल्व्ड गैस ज्यादा चाहिए, हाँ या ना। ठीक, तो अगर डिसॉल्व्ड गैस ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, अगर तुम लोग टेम्परेचर कम रखोगे तो डिसॉल्व्ड गैस मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और जो गैस होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, है ना। मतलब जो हम लोग को गैस जो कंटेनर के अंदर डिसॉल्व करनी है तो टेम्परेचर क्या कर दो, कम कर दो, तो जो गैस डिसॉल्व हो रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? ठीक। और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, तो हम लोग ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोग ने, कि अगर तुम लोग प्रेशर बढ़ाते हो तो रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो, कम हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो ज्यादा है या कम है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है ही नहीं, मतलब कम है कंपैरेटिवली। ठीक, तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, फॉरवर्ड भागेगी, अगर हम लोग प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अगर तुम लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो अगेन रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। ये फेवरेबल कंडीशंस है, ये फेवरेबल कंडीशंस है। दिस आर, अपन क्या लिख सकते हैं, दिस आर दी फेवरेबल कंडीशन, दिस आर दी favorable condition for dissolution of a gas. Is that clear? ठीक, ऑल्सो अपन एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन बाई, दिस कैन ऑल्सो बी explained by Henry's law. This can also be explained by Henry's law. Is that clear? ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। उससे पहले मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि देखो हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली, हाँ, हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है ना बेटा, देखो वो कैसे प्रोसीड करता है एक बार समझ लो। सबसे पहले हम लोग ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, हम लोग ने सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्सचर पढ़ा था, है ना। सेकेंडली जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गैस प्लस लिक्विड पढ़ रहे हैं, और जो तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली लिक्विड प्लस लिक्विड, है ना। बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, गैस प्लस लिक्विड, सॉरी। देखो जो सॉलिड लिक्विड था उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसमें से जो मेजर चंक है, मतलब जो मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, वो सॉलिड लिक्विड से बनते हैं, बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से बनते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो बाकी बचा कुचा चीजें हैं वो कहाँ से बनती है, या तो लिक्विड लिक्विड से बनेगी या तो कहाँ से बनेगी, गैस लिक्विड से। जो गैस लिक्विड है और जो लिक्विड लिक्विड है वहां से थियोरेटिकल चीजें, जैसे कि अगर तुम लोग ने पढ़ा होगा या फिर तुम लोग पढ़ोगे कि लिक्विड लिक्विड में हम लोग पढ़ते हैं आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे गैस लिक्विड में। ठीक, तो यहाँ से जो थियोरेटिकल चीजें हैं वो ज्यादा निकल के आती है। ठीक है, चलो, तो हम लोग अभी कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, गैस लिक्विड। और वैसी बात है कि मैंने सॉल्यूशन लिखा जरूर है और यहाँ पे लिक्विड कांस्टेंट है, तो उसीलिए जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या पड़ता है, लिक्विड सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली हेनरीज लॉ कहता क्या है, तो हेनरीज लॉ का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दैट इज बीइंग डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व्ड। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक, देखो अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे हम लोग पिस्टन लगा देते हैं, ठीक, जिससे हम लोग प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है और यहाँ पे हमारे पास फ्री गैस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्री गैस है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे ये जो फ्री गैस है ना बच्चों, यहाँ पे ये जो फ्री गैस है, इसी चीज को हम लोग को क्या करना है, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। तो एक तो हम लोग ने बताया कि अब हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं, है ना, और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो उसकी इक्वेशन हेनरीज लॉ ने कैसे दी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इक्वल टू KH, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ वेयर
वेयर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस being dissolved, ठीक। के एच अगेन एक कांस्टेंट मान लो। अब कांस्टेंट जैसे कि हेनरीज ने बताया, तो हेनरीज ने अपने अपने खुद के नाम पे रखा है हेनरीज कांस्टेंट। पर ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये काफ़ी थोड़ा सा फर्जी जैसा है। अब क्यों फर्जी जैसा है ये अपन आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, है ना। ठीक, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है बेसिकली, एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस बीइंग डिसॉल्व्ड, ठीक। ओके, चलो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तुम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बीइंग डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व, वही जो ऊपर है मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, प्लस हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली हमारा क्या है, मोल्स ऑफ लिक्विड। इज ए क्लियर, ठीक, ओके। तो आई होप तुम लोग को ये मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट समझ में आया हो। बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। मोल फ्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं हम लोग, कंसेंट्रेशन टर्म्स में। चलो यहाँ पे मैं एक नोट डाल रहा हूँ। क्या नोट डाल रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझना कि जो हेनरीज लॉ है तुम लोग ये लिख भी सकते हो कि हेनरीज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्लाइटली सॉल्यूबल गैस सॉल्यूबल गैस। मतलब हम लोग वो वाले गैस के बारे में बात नहीं करेंगे जो हमारे लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल है, जैसे कि एमोनिया हो गई, HCl गैस हो गई, SO2 गैस हो गई। ये जो गैसेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा डिजॉल्व होती है हमारे सॉल्वेंट्स के अंदर, तो हम लोग इसके बारे में इन जनरल बात नहीं करेंगे। हेनरीज लॉ जो बात करता है वो बेसिकली किसके बारे में बात करता है, ऐसे गैसेज जो बहुत ही ज़्यादा कम डिजॉल्व हो रहे हैं। इज दैट क्लियर, ठीक। तो इसके बेसिस पे अपन क्या कह सकते हैं, सच दैट अपन क्या कह सकते हैं कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि नंबर ऑफ या फिर मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, सोचो। अगर मान लो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही ज़्यादा कम है और ये वाली जो क्वांटिटी है बहुत ही ज़्यादा है ना, तो हम लोग क्या ये कह सकते हैं कि इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, क्या कहेंगे अपन कि इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या फिर मोल्स ऑफ लिक्विड। आया ना, ये समझ में आया। तो हमारा जो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बैठेगा वो क्या बैठेगा बच्चों, एक बार देख लो। तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बीइंग डिसॉल्व्ड अपॉन में मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व्ड प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ठीक। तो अपन वही लिखने जाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ गैस बीइंग डिसॉल्व्ड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली लिक्विड। आया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, ओके। सर आपने ये दो चीज़ अलग अलग लिखा है, हम लोग को फॉलो कौन सा करना है। देखो बच्चों, अगर तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखने को आता है तो प्लीज़ तुम लोग यही लिखना, है ना। तुम लोग ये पूरी पेज लिख सकते हो, मतलब ये जो पूरी स्लाइड है ये तुम लोग पूरी स्लाइड एज इट इज़ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स, तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे 90% ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे, है ना, मतलब इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ठीक। तो हम लोग इसी से ही प्रोसीड कर सकते हैं। इज ए क्लियर। अगर ऑप्शन बेस्ड है तो अगर ऑप्शन बेस्ड में एक बार चेक कर लेना कि अगर मान लो ये एमसीक्यू में आया
तो अगर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं, मतलब अगर मान लो बहुत ही ज़्यादा गैप है ऑप्शंस के बीच में, तो तुम लोग बेफिक्र होके ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे एकदम अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे रियल आंसर के एकदम आसपास आएगी। इज दैट क्लियर? पर अगर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा पास पास है तो हम लोग क्या करेंगे, इससे ही प्रोसीड करेंगे। अगर मान लो डेसिमल पॉइंट पे ही सिर्फ चेंज है तो हम लोग इससे ही प्रोसीड करना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड हो जाती है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो नेक्स्ट क्या हमारे पास, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट KH। KH मैंने तुम लोग को बताया था एक थोड़ा सा फर्जी जैसा फर्जी जैसा कांस्टेंट है। इसकी वो नहीं है कि मतलब टिक के रह रहा है। बेसिकली हम लोग कांस्टेंट क्या मानते हैं, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट था, वो एक फिक्स वैल्यू थी, है ना। अब और भी ज़्यादा कांस्टेंट थे हमारे, जैसे कि वाटर का था तो KB हम लोग ने पढ़ा, KF पढ़ा। तो बेसिकली हमारे सॉल्वेंट पे वो कांस्टेंट टिक के रहता था, बट यहाँ पे जो KH है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा वैरी करता रहता है। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फैक्चुअल चीज़ें में सबसे पहला यूनिट ऑफ KH। यूनिट ऑफ KH अभी हम लोग ने पढ़ा, क्या पढ़ा हम लोग ने, जो फॉर्मूला पढ़ा बच्चों, वो क्या पढ़ा, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, तुम लोग को पता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, हाँ या ना। ठीक, तो अगर मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है तो P इज इक्वल टू KH, तो यहाँ पे जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी, KH के बराबर होगी। इज दैट क्लियर? तो यूनिट ऑफ KH इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर of gas being dissolved। इज दैट क्लियर? ठीक, चलो सेकंड जो है वो है टेम्परेचर पे है, कि हमारी जो KH है, द वैल्यू ऑफ KH अपन क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। बेसिकली हमारी NCERT क्या कहती है, हमारी NCERT ये कहती है कि, अब ये अगेन बच्चों ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो KH की वैल्यू है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा, क्या तुम लोग ये बता सकते हो कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? सोचो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ेगा या कम होगा, सोचो। देखो, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ना हमारे लिक्विड के अंदर, तो तुम लोग को पता है अगर तुम लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को टेम्परेचर कैसा रखना था, टेम्परेचर कम रखना था। तो जो सॉल्युबल गैस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तुम लोग टेम्परेचर से याद रख सकते हो। पर तुम लोग को डायरेक्ट रिलेशन भी पूछते हैं बहुत बार थियोरेटिकल में कि KH और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो वो लोग पूछते रहते हैं ये सारी चीजें। ठीक, चलो थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो the value of KH also depend upon the nature of gas being dissolved। जैसे कि इसका मतलब अगर मैं तुम लोग को समझाऊं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक, ये हमारे पास पिस्टन है ना, ये हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई भी लिक्विड है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, जैसे कि मान लो एक ब्लू टाइप की गैस है जिसको हम लोग नाइट्रोजन कह लेते हैं, और हमारे पास दूसरे टाइप की गैस है जो ये ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ, आई होप दिख रहा है तुम लोग को, हाँ दिख रहा है, ठीक। तो ये जो दूसरे टाइप की गैस है ये मान लो O2 है। देखो हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं, हमारे पास कौन कौन सी गैसेस हैं, हमारे पास N2 गैस है और हमारे पास दूसरी कौन सी गैस है, बेसिकली O2 गैस है। इज दैट क्लियर? ठीक, अब देखो अगर तुम लोग पार्शियल प्रेशर N2 की बात कर रहे हो, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर तुम लोग पार्शियल प्रेशर N2 की बात कर रहे हो, ठीक, मतलब N2 गैस जो डिसॉल्व हो रही है, तो जो यहाँ पे KH लेना पड़ेगा वो भी किसका लेना पड़ेगा, N2 का लेना पड़ेगा, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस। इज दैट क्लियर? और अगर तुम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर O2 का ले रहे हो तो यहाँ पे जो KH है वो भी किसका लेना पड़ेगा, O2 का लेना पड़ेगा, इनटू मोल फ्रैक्शन उसी गैस का। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को कि जो हमारी जो KH की वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे हमारी गैसेस चेंज हो रही है वैसे वैसे भी वो चेंज हो रही है इसी के साथ साथ।
इज दैट क्लियर? किसी किसी किताब में ये भी लिखा गया है कि जो हमारा जो KH है वो लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है ना, सॉरी मतलब जो KH ऑफ N2 है, मान लो यहाँ पे वाटर लिया है और यहाँ पे मैं कल उठ के बेंजीन ले लूँ, तो इसी जो KH ऑफ N2 है ना वो अगेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक, तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो KH है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली वो हमारी जो गैस डिसॉल्व हो रही है उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और किस साथ साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, हमने सॉल्वेंट कौन सा लिया है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। बट अगेन अपन को इतना जाना नहीं है, अपन को जो मेन याद रखना है वो किस पे याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ KH ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस बीइंग डिसॉल्व। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मेरी यहाँ पे बताने को रह गई, तो यहाँ पे हम लोग कवर कर लेते हैं। क्या कवर कर लेते हैं? बेसिकली यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है और यहाँ पे KH है, और मैंने तुम लोगों को बताया कि जो KH की यूनिट है, KH की यूनिट अपन क्या लेंगे, KH की यूनिट अपन वही लेंगे जो अपन ने प्रेशर की यूनिट ली हुई थी। इज दैट क्लियर? या फिर वाइस वर्सा, जो KH की यूनिट दी गई है वही हम लोग कौन सी यूनिट लेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की भी लेंगे। मतलब जो दोनों यूनिट होगी वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है वो यूनिटलेस है, हाँ या ना, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या हो जानी चाहिए, कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो प्लीज ये चीज तुम लोग को ध्यान में रहे। हम लोग मतलब हमारे एनसीईआरटी में भी कुछ सवाल है या फिर तुम्हारे कुछ PYQ होंगे, उसमें भी तुम लोग ध्यान रखना कि जो पार्शियल प्रेशर है और जो KH है उन दोनों की यूनिट क्या हो, सेम हो। बेसिकली अगर यूनिट सेम नहीं होगी तो हमारा आंसर बहुत डिफरेंट आएगा और हम लोग को लगेगा हमने तो सब सही किया है फिर भी हमारे मार्क्स क्यों काट लिए गए। तो अगेन यूनिट का खेल है पूरा, तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान होनी चाहिए। हम लोग को प्रेशर की जितनी भी यूनिट्स हैं उसके जितने भी कन्वर्जन्स हैं वो हम लोग को आने चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक, आगे आएगा तो वैसे वैसे अपन में बता देंगे। चलो सोल्यूशन। ओके, क्या बोला गया है, फाइंड मास ऑफ CO2 इन गैस dissolved in 1.8 kg of water when pressure of CO2 is maintained at 0.01 atm। बेसिकली P इज इक्वल टू क्या होता है, KH इनटू मोल फ्रैक्शन। तो P दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 10⁻²। KH कितना दे रखा है अपन को, ऑफ CO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस, बेसिकली 10⁵ इंटू मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अपन को वही लेना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस अपन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था मैंने, कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारा जो गैस है, तो जो गैस है वो बहुत ही ज्यादा कम डिसॉल्व होगी, तो अपन उसको क्या मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.8 उसको पहले ग्राम में कन्वर्ट करो इन 2000 से, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट H2O का 18 हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएगा वो कितना आएगा, 10⁻⁻5 मोल्स आएगा। बट अगेन हम लोग को पूछा क्या है, मास, तो मास निकालेंगे तो मास ऑफ CO2 बीइंग डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स हो जाएगा, सॉरी ग्राम हो जाएगा। इज दैट क्लियर, है ना। तो देखो यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है 44 इंटू, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख दे, 44 इंटू 10⁻⁵, है ना, ये अपना आंसर आया है। तो देखो यहाँ पे भी जो आंसर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब अब अगर अपन कोई क्वेश्चन से कोई चीज़ कंक्लूड कर सके, तो देखो हमारा जो आंसर आया है, मास ऑफ CO2 बीइंग डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू कितना है, 44 इंटू 10⁻⁻5, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। अब 0.00004 ले लो, है ना, इतना ही गैस डिसॉल्व हो रही है ग्राम में। तो देखो ये कितनी कम गैस है जो डिसॉल्व हो रही है हमारे वाटर लिक्विड में बेसिकली, है ना। ठीक, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, एकदम बेझिझक हेनरीज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मास इन ग्राम। अगेन मास ही पूछा है, CO2 का डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ H2O। ओके, व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 इज 3.2 बार और KH किस में दे रखा है, 1.6 10⁸ पास्कल। तो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं और तुम लोग कहीं पे लिख भी सकते हो नोट करके। ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 atm इज इक्वल टू कितना होता है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल, हाँ या ना। एक बार बराबर कितना होता है, 10⁵ पास्कल। एक ATM इज इक्वल टू कितना बार हो जाएगा, 1.01325 बार हो जाएगा, है ना। ऑल्सो 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज इक्वल टू 760 mm of Hg इज इक्वल टू 760
टॉर, है ना। टॉर बेसिकली एक साइंटिस्ट है हमारे, टॉर्शनल, उनके बिहाफ पे हम लोग ने ये प्रेशर की यूनिट डाली गई है। बेसिकली उन्होंने बैरोमीटर की खोज की थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी वो बनाने में, तो उसी के हम लोग ने रेफरेंस में या फिर उसी के ऑनर में हम लोग ने ये यूनिट रखी गई है। ऐसे क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है बेटा कि तुम लोग या तो प्रेशर को कन्वर्ट करो, है ना, या तो तुम लोग केएच को कन्वर्ट करो। हम लोग केएच को कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी प्रेशर को कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर को कन्वर्ट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बाहर से हम लोग को पास्कल में जाना है तो इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रहा। ठीक, ये प्लीज़ 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 नोट कर लेना, है ना। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है, P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 लेंगे यहाँ पे, सही बात है। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁵ बार हो जाएगा, इज इक्वल टू KH कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁸ पास्कल। हाँ सॉरी, बार में ना, ये तो पास्कल हो गया, ठीक है ओके। पास्कल इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन में क्या हो जाएगा ये, 500 डिवाइडेड बाई 18, है ना। तो यहाँ से हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएंगे वो कितने आएंगे बच्चों, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, पहले तो पास्कल से पास्कल कट गया, है ना। ये कितना हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये ट्वाइस से जा रहा है ना। 2 इंटू 10⁻³ इंटू कितना हो जाएगा, 500/18। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आएंगे 1/18 मोल्स के आसपास आ जाएंगे, है ना। एक बार चेक कर लेना, ठीक, हाँ उतना ही आएगा, सही है। हाँ 1000 हो जाएगा, ये कट जाएगा ना पूरा, ओके। चलो 1/18 मोल्स आ रहे हैं, तो अपन को क्या निकालना है, मास कितना आ जाएगा, मास बेसिकली आ जाएगा 1/18 इंटू 44। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, 44 डिवाइडेड बाई 18, 44 डिवाइडेड बाई 18, 44 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा, 2.44 ग्राम, है ना। अगेन बहुत ही ज़्यादा कम है ना, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि हेनरीज लग ना सके, ठीक, एकदम नॉर्मल चाहिए कि 2.44 ग्राम ही डिजॉल्व हुआ है, वो भी किसमें, 500 ग्राम वाटर में, 500 ग्राम वाटर में सिर्फ इतना ही डिजॉल्व हुआ है, तो यहाँ से हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं। इज ए क्लियर? चलो एक और सवाल करते हैं। क्या है सवाल, फाइंड मोल्स ऑफ N2 गैस दैट इज डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। हम लोग को वाटर के मोल्स दे रखे हैं, व्हेन एयर में बेसिकली क्या है, 80% N2 है और 20% O2 है, 5 ATM, ओके, इज कंप्रेस। जैसे कि अपन थोड़ा सा समझे इस क्वेश्चन को, एक कंटेनर ले लेते हैं, ओके ओके, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड वाटर है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास 80% नाइट्रोजन है, तो हम कर लेते हैं इसी चीज़ को। हमारे पास क्या है, 80% N2 है, और हमारे पास दूसरा क्या है बच्चों, 20% क्या है, O2 है, 20% क्या है, O2 है, ओके, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर है इनका टोटल प्रेशर कितना है, बेसिकली 5 ATM, है ना। इनका जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 ATM। अपन को क्या निकालना है, फाइंड मोल्स ऑफ N2 गैस निकालना है, यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड मोल्स ऑफ N2 गैस निकालना है ना। तो अगर हम लोग को N2 गैस के निकालना पड़ेगा, तो हम लोग को ये भी निकालना पड़ेगा कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना लग रहा है N2 का। इज दैट क्लियर? तो अगर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की ही बात करें तो क्या हो जाएगा, 80 है उसका, 80/100 इंटू कितना हो जाएगा, 5, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1/2 विच इज कितना आ जाएगा, 4 ATM। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना लग रहा है, बेसिकली 4 ATM लग रहा है। आई होप ये तुम्हें क्लियर है ना। और हम लोग को पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 को लेके ही आगे प्रोसीड करना है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 4। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगेन वही है, P = KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 लेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये भी N2 का लेना पड़ेगा और KH भी किसका लेना पड़ेगा, N2 का, जो कि दिया भी हुआ है। अगेन ये किस में दिया हुआ है, mm ऑफ Hg में दिया हुआ है, और ये किस में दिया हुआ है, ATM में। तो यहाँ पे प्लीज ध्यान रहे, हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक, मतलब हम लोग ATM को किस में कन्वर्ट करेंगे, mm ऑफ Hg में कन्वर्ट करेंगे। चलो तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵, सॉरी क्या कर रहे हैं अपन, ATM में थोड़ी ना, उसमें थोड़ी ना कन्वर्ट करना है, पास्कल में। अपन को किस में कन्वर्ट करना है, mm ऑफ Hg में। तो 760 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, KH कितना लेंगे, 6.5 इंटू 10⁻7। अब यहाँ पे ये भी mm ऑफ Hg है और ये भी क्या हो जाएगा, mm ऑफ
एच जी हो जाएगा, एम एम ऑफ एच जी कट जाएगा, चलो ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई 10 मोल्स, डिवाइडेड बाई 10 मोल्स। इसको सॉल्व करना है, चलो ठीक है। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, अपन को क्या निकालना है, मोल से निकालना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ये तो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 10⁶, ठीक है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अराउंड 4.67 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स ऑफ N2, है ना, इतना आएगा, इतना आएगा। इज ए क्लियर? अगेन देखो इसके जो मोल्स है वो भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। कितना आ रहे हैं बच्चों, 4.67 इंटू 10⁻⁻4। अगेन एक बार एक कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक, एक बार ये मैंने कैलकुलेशन जरूर की है, पर आप लोग एक बार कैलकुलेशन खुद से एक बार जरूर चेक कर लेना। अगर जो भी करेक्शंस है, अगर कुछ है आपको लगता है कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम लोग उसको रीच आउट कर लेंगे, है ना। चलो, आई होप तुम लोग को हेनरीज लॉ समझ में आया है, ठीक। अब देखो इससे जो थियोरेटिकल सवाल आते हैं, थियोरेटिकल सवाल कैसे आते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत चीज़ दी गई है। आप लोग को लगा कि हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो गया, पर ऐसा नहीं है। मतलब मैं थोड़ी सी थियोरेटिकल चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि एक बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल है कि अगर हमारा एक स्कूबा डाइवर है, स्कूबा डाइवर बेसिकली तुम लोगों ने देखा होगा ऑक्सीजन सिलेंडर पहन के कूदता है ना, और वो बहुत डीप डीप डाइव करता है सी के अंदर, है ना, और फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करता है बहुत सारी चीज़ें, और फिर जैसे ही उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है फिर वो ऊपर आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे सवाल पूछते हैं, थियोरेटिकली ये सवाल पूछा जाता है कि हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें ना जो इनर्ट गैसेज हैं, जैसे कि हीलियम है, N2 गैसेज है थोड़ी बहुत, है ना, तो जितने भी इनर्ट गैसेज है वो भी डिसॉल्व करके रखते हैं, कुछ पार्ट हीलियम भी डिसॉल्व करके रखते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, जैसे कि स्कूबा डाइवर जब नीचे जाता है ना, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ही ज़्यादा रहता है। प्रेशर इतना ज़्यादा होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स जो भी हैं वहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इससे होता क्या है बेसिकली कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा है, चलो ठीक है ना, फिर जैसे ही वो लोग ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता रहता है। और अभी हम लोग ने समझा था कि अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो गैस डिजॉल्व हो रही है वो भी कैसी होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना, ठीक। तो जैसे जैसे वो लोग ऊपर आएंगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, जैसे ही प्रेशर कम होता जाएगा तो जो डिजॉल्व गैस थी वो बाहर, मतलब जो एक्स्ट्रा डिजॉल्व गैस थी हमारे ब्लड वेसल्स में, वो बाहर आने की कोशिश करेगी। तो वो क्या क्रिएट करेगी, बेसिकली बेंड्स क्रिएट करेगी, है ना, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर क्या क्रिएट कर देगी, बेंड्स बना देगी। तो बेसिकली हमारी हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी चीज़ हार्मफुल है ना। हम यहाँ पे कुछ नली क्या पता ब्लॉक भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ डिसीज़ वगैरह भी हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक। तो एनसीईआरटी ने बोला है कि कुछ बेंड्स क्रिएट कर देती है, तो वो बायोलॉजी वालों को आई गेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट गैसेस डालते हैं, तो जो इनर्ट गैसेस होती है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब जरूर हो जाती है, बट अगेन उसका कुछ काम नहीं है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा इनर्ट गैसेस थी वो क्या होगी, एस्केप आउट होगी, जो हमसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो अगेन वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तो उसीलिए हम लोग क्या ऐड करके रखते हैं हमारे सिलेंडर के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर ऐसे हीलियम गैसेस डाल के रखते हैं कि जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर आए तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, उनका जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। इज दैट क्लियर? ठीक, ओके। तो इसी के साथ हम लोग ये बहुत ही अच्छी क्लास रैप अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग।